अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज तक जो हमने 9 चैप्टर 11th क्लास के कंप्लीट किए हैं, आज हम 10वें चैप्टर में जाने के लिए तैयार होंगे। तो आज आपका ये T1 का जो सिलेबस है कंप्लीट प्रिपरेशन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये जो आपका आज का टॉपिक है, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम इसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो इंडिया है, इट हैज़ अडॉप्टेड द रिटन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिटन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज ए होली डॉक्यूमेंट और होली रिटन डॉक्यूमेंट वी कैन से। तो इसके अंदर व्हेन इट वाज ड्राफ्टेड, इसके अंदर डिस्कशंस हो गए, डिबेट्स हो गए, डिलिब्रेशंस हो गए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको पास किया, जिसके लिए उनको 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्फा लगा। तो इसके अंदर जो पूरा डिस्कस किया गया, उसके बाद 395 आर्टिकल्स वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर वर it was divided into 22 parts. Likewise, it is having 12 schedules and more than 100 amendments has occurred in this constitution. So we can say that ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, it is a written and detailed constitution. This is its political philosophy. Likewise, it is the blend of federal and unitary features. जो इसके फेडरल फीचर्स हैं या इसके यूनिटरी फीचर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, अगर आप देखेंगे कि ये जो इसका फेडरल सेटअप है, इसके अंदर इसका जो सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, 12 सेट ऑफ गवर्नमेंट्स है, क्योंकि सेंटर के अंदर भी गवर्नमेंट है, स्टेट के अंदर की भी गवर्नमेंट्स हैं। लाइकवाइज अगर आप देखेंगे तो एक बाइकेबरल लेजिस्लेचर है। पहले जो एक हाउस में बिल को डिस्कस किया जाता है, उसके बाद इस बिल को दूसरे हाउस में ट्रांसफर किया जाता है। लाइकवाइज अगर आप देखेंगे दियर जो डिवीजन ऑफ पावर्स, जो पावर का डिवीजन है, तो जो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, उसमें हमने देखा जो स्टेट लिस्ट हमारे पास है उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, जो सेंट्रल लिस्ट है उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं। सो ऑल द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स एंड द center. So we can see this is the federal feature of this Indian constitution. Likewise, this is the what we can say, this is the political philosophy of the Indian constitution. अगर हम यूनिटरी प्रोविजंस की बात करें तो यूनिटरी प्रोविजंस के अंदर हम देखते हैं कि ये जो डिवीजन ऑफ पावर जो है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो इसमें अहम चीज़ें हैं, those are lying, the decisions of sovereignty are lying in the hands of the center. So इसका यूनिटरी फ्यूचर बनता है। तो इसी के अलावा जो हमारे इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 352 है, 356 है, 360 है, तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो इसको सीधे ही यूनिटरी गवर्नमेंट बना देती है। लाइकवाइज अगर हम इसका एक और चीज़ देखते हैं, ये रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, समटाइम इट इज सेड टू बी द रिजिड, क्योंकि कुछ पार्ट्स इसके ऐसे हैं जिनको अमेंड करना बड़ा मुश्किल होता है, और सम पार्ट्स इसके ऐसे हैं जिनको रिजिड और जिनको अमेंड करना आसान होता है। तो जो इसके अंदर रिजिड प्रोविज़न है या जो इसके अंदर जो फ्लेक्सिबल प्रोविजंस हैं, सो दिस इज़ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसकी प्रेम्बल की बात करें तो प्रेम्बल इसका वेल डिफाइंड है। तो इसके प्रेम्बल के अंदर ही हर कोई चीज़ डिस्कस की गई है कि इंडिया जो है एक सोशलिस्ट कंट्री होगा, एक सॉवरियन कंट्री होगा, एक सोशलिस्ट कंट्री होगा और एक सेक्युलर कंट्री होगा। जब सोशलिस्ट भी डिफाइंड है, सेक्युलर भी डिफाइंड है और सॉवरियन भी डिफाइंड है, इसके अलावा एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, इसके अलावा एक रिपब्लिक होगा। तो ऑल द थिंग्स आर डिस्कस्ड in an elaborate manner to give an understanding that the preamble of the Indian Constitution is a well defined preamble. तो इसके अलावा इसको वेलफेयर स्टेट भी कहा गया है, जो जिसकी जिम्मेदारी है to ensure or which is committed to provide the justice, liberty
equality, fraternity, and dignity of the individual as well as the unity and the integrity of the nation. तो एक बहुत ही अहम चीज़ है जो इसके अंदर इस पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर के शामिल किया गया है। तो इसके अलावा अगर आप देखें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है, जो चैप्टर्स है, जो हमारा पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स हमें ग्रांट किए गए हैं और गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन किए गए हैं। पहले पर जो 7 थे उसके बाद इसमें से कुछ 1976 के अंदर 79 के अंदर जो एक तरमीम की गई जिसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को ड्रॉप किया गया आर्टिकल 31 को। लेकिन आज के जो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, these fundamental rights which are in the chapter 3rd and are starting from article 12 and reaching to article 35, इसके अंदर हमारे पास जो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमें ग्रांट भी किए गए हैं और गारंटेड भी किए गए हैं। सो इसकी एक पॉलिटिकल फिलासफी है। तो लाइकवाइज अगर आप इसको देखेंगे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है तो चैप्टर 4 के अंदर इनको भी डिफाइन किया गया है कि गवर्नर जो हैं, जो लोग हैं, लोगों को क्या करना है और जो गवर्नमेंट होगी गवर्नमेंट को क्या करना है, लोगों की दहलीज तक कैसे सहूलियात को पहुंचाया जाएगा और लोग कैसे लोग गवर्नमेंट को चुनेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ज़रिए से इन चीज़ों को पूरी तरह से जो है डिटेल्ड मैनर में डिस्कस किया गया है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो इसके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो इंडिया ने अडॉप्ट की हुई है इसके अंदर जो प्रेसिडेंट होता है या गवर्नर जो स्टेट लेवल पे होता है वो एक नॉमिनेटेड हेड होता है। लेकिन उसके अलावा जो रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट होता है या रियल हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है जिसमें हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल होता है और एट द सेंट्रल लेवल जो है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी इसकी एक पॉलिटिकल फिलासफी की बात है। तो अगर आप बात करें तो बाइकर्मल लेजिस्लेचर जो इंडिया ने अडॉप्ट की हुई है इसमें हम देखते हैं जो इसका लोकसभा है जिसे हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, जिसको लोग चुनते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरा एक हाउस रखा गया है राज्यसभा का हाउस जिसको आप हाउस ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, ताकि अगर किसी स्टेट अगर स्टेट अनरिप्रेजेंटेटिव रहेगी वहाँ पे जाकर हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर जाकर लोगों की नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका ये एक मेन फीचर इसका ऐड किया जाता है कि ये पॉलिटिकल फिलासफी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करता है। लाइकवाइज अगर आप इसकी प्रोविजंस देखेंगे जो अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं हमारे, जैसे हमारे SCs हैं, शेड्यूल कास्ट्स या STs हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हमारे हैं, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं या जो हमारा वुमेन फोक है उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है ताकि अब वो स्टेट लेवल पे भी जो सेंट्रल लेवल पे भी हर एक जॉब में भी हर एक अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करें पंचायत में भी अर्बन गवर्नमेंट्स में भी हर एक जगह पे इन सभी अनप्रिविलेज्ड लोगों को भी मौका मिले ताकि यह भी शाना बशाना बाकी लोगों के साथ मुल्क की तरक्की की रफ्तार को बढ़ावा दे सके। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आपके कमेंट्स देखना चाहूँगा तो फिर इस टॉपिक को आपकी मदर टंग में ही इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।